दोस्तों मेरे पास बात करने के लिए काफी सारे लोग हैं, लेकिन मुझे इंतजार आपका रहता है। इस प्यारे से सेशन में हमारा इंतजार खत्म हुआ और मुलाकात शुरू हुई। दोस्तों आज के सेशन में रसायन की रहस्य को सुलझाया जाएगा और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें जो लास्ट सेशन में अधूरी रह गई थी, उन सभी बातों को, यादों को हम फिर से देखने वाले हैं। बात करने वाले हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चंस की। याद है आपको, काफी सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए थे। क्या होगा उसके बाद? होमवर्क क्वेश्चंस को जानने के बाद, काफी सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उसके बाद क्या होगा, ये सारी टर्म्स आज के सेशन में हमें जानने हैं। तो चलिए फिर 3, 2, 1 स्टार्ट। ये है आपके सामने होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। The same quantity of electricity that liberated 2.158 gram of silver was passed through a gold salt and 1.314 gram gold was deposited. ऐसा कब होगा यार? सेम क्वांटिटी चार्ज की कब पास होगी मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों? कब होगा ऐसा? मुझे लगता है जब ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे, दो डिफरेंट सेल सीरीज में कनेक्टेड होंगे। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज गिवन, दैट इज 108। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड इन द सोल्ट। गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। यानी गोल्ड का एन फैक्टर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। गोल्ड की वैलेंसी क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। आपको याद होगा जब सेल सीरीज में कनेक्टेड हो तो क्या किया जाएगा? फैराडेज सेकंड लॉ को अप्लाई किया जाएगा। क्या है फैराडेज सेकंड लॉ? देखिए, W1 बाय W2। सॉल्यूशन की बात करते हैं। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा, तो देख लें फिर। देखिए नजरें स्क्रीन पर। W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ। याद आया आपको? जब सेल सीरीज में कनेक्टेड हो तो ऐसा ही होगा। ठीक है जी। W1 क्या है, ये आपके सामने है। इतना वेट डिपॉजिट हो जाएगा, पुट कर दें। सिल्वर का वेट 2.158। इसके बाद देखिए W2 कितना होगा, ये पुट कर दें यार। गोल्ड का वेट पुट कर दें। ठीक है, ये हमने गोल्ड का वेट पुट किया। यहां आपने अगर सिल्वर का वेट पुट किया तो यहां आपको पुट करना होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, दैट इज गिवन 108। अब देखना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड को मैं कैसे एक्सप्रेस करने वाला हूं, ये आप जानते होंगे। एटॉमिक मास गोल्ड का 197 होता है, जानते हो ना आप? तो देखिए मोलर मास भी इतना ही होगा, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर। इसे क्या करना? सिंप्लीफाई करना। होमवर्क मैंने आपको दिया था, उम्मीद आपने इसे सिंप्लीफाई किया होगा। एन फैक्टर यहां से कितना मिल पाएगा दोस्तों? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एन फैक्टर 3 मिल पाएगा। यानी वैलेंसी क्या है? देखिए एन फैक्टर 3 का क्या मीनिंग है? वैलेंसी 3 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 3 होगी। मामला क्लियर है? आगे चल सकते हैं क्या? चलिए फिर आगे चल सकते हैं। तो ये देखिए एम्स 2010 में आने वाला, अरे आ चुका है ना, आने वाला कैसे हो सकता है यार, ये तो आ चुका। 2010 काफी पहले आ चुका है। इससे रिलेटेड देखिए हमें बात करनी है। एक प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने है, जल्दी से स्टेटमेंट को रीड करें। द pH ऑफ 0.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaCl आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस फॉर 965 सेकेंड्स यूजिंग 50 एम्पियर करंट। क्लियर है? क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। अटेम्प्ट कीजिए। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने देखा भी हो, लास्ट सेशन में मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, तो आई होप आपने इसको अप्रोच कर लिया होगा। देखिए पीएच फाइंड करने के लिए डिटेल में आपको पूरे इलेक्ट्रोलिसिस को जानना होगा। NaCl का कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस
किस प्रकार से होगा। थ्योरी में इससे रिलेटेड हमारी डिटेल में बात हो चुकी है, फिर भी न्यूमेरिकल में एक बार फिर से उन सारी बातों को रिपीट करना होगा। अगर हम रिपीट नहीं करेंगे बात नहीं बन पाएगी, आंसर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, एनोड पर क्या होना है इसकी बात करेंगे। एनोड पर क्या होना है बोलो, ऑक्सीडेशन होना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है। कहां से होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस, देखिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। Na+Cl-, यहां देखिए Cl- से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है, बिल्कुल। इसके अलावा पानी का कौन सा आयन होगा, पानी इस प्रकार से सेल्फ आयोनाइजेशन भी शो करता है, H+OH- फॉर्म करता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। इसके अलावा जो आयन कंपीट कर रहा होगा OH- होगा, जिसका यार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वह ऑक्सीडाइज होगा। मैं आपको बता चुका हूं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्या फॉर्म करता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा, Cl2 गैस, और इस प्रकार से देखिए लॉस होगा 2Cl- से 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ये पूरी कहानी आप जानते होंगे। कैथोड पर दोस्तों क्या होगा, रिडक्शन, याद है आपको कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब देख लीजिए कंपीट करने वाले कौन कौन से आयन से, Na+ यहां से मिल रहा होगा और पानी से H+ मिल रहा होगा, ठीक है, H+ Na+। अब यार मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इनका काम इलेक्ट्रॉन लूज करने का है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये तो इलेक्ट्रॉन को वापस से एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर कौन खाएगा इलेक्ट्रॉन को, H+ खाएगा इलेक्ट्रॉन को। इसको इलेक्ट्रॉन खाने की ज्यादा भूख है, ठीक है, अगर इसको ज्यादा भूख लगी तो ये खाएगा यार, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये खा लेगा, क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खाने के बाद H2 गैस बनाएगा। मामला क्लियर है आपको, ऐसा कुछ हुआ होगा। अरे ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई है ना यार थ्योरी में, अगर आपने थ्योरी लेक्चर अटेंड किया है तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, नहीं है ना। चलें फिर आगे, तो देखिए फिर आगे बात हुई, क्या दिया है 0.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaCl, यानी हमारे पास दोस्तों NaCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वॉल्यूम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ मोलैरिटी के साथ, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। कैसे, अरे देख लो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी कितनी दी हमें 1, वॉल्यूम कितनी है हमारे पास, इसकी वॉल्यूम 0.5, नंबर ऑफ मोल कितने मिलेंगे 0.5, NaCl के मोल कितने हैं 0.5, कितने मोल हैं 0.5। क्या 0.5 के 0.5 मोल से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ये जानने वाली बात होगी। और क्या जो 0.5 के 0.5 मोल से Cl- से या NaCl से इस प्रकार से जो Cl- मिलते हैं, इनसे जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, क्या ये इलेक्ट्रॉन H+ के साथ इस प्रकार से कंबाइन होते हुए H2 गैस को इवोल्व करवाते हैं, क्या ये काम 0.5 मोल्स के कोरस्पॉन्डिंग हुआ होगा, ये कंफर्मेशन हमें यहां पर करनी है, ठीक है। ये कंफर्मेशन कैसे की जाएगी, हमें यहां देखिए करंट भी दिया है, हमें यहां देखिए क्या दिया है, करंट भी दिया है और टाइम भी दिया है, करंट भी दिया है और टाइम भी दिया है। इससे हम क्या फाइंड कर पाएंगे, हमारे पास करंट भी है और टाइम भी है, क्या फाइंड कर पाएंगे, चार्ज फाइंड कर पाएंगे। देखिए 5 एम्पियर करंट है, ठीक है जी, टाइम कितना है 965 सेकंड, इतना टाइम है। चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा 965 इंटू 5, इतना कुलम, प्यारे दोस्तों इतना चार्ज आ जाएगा, कुलम यूनिट में आएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन के मोल चाहिए तो चार्ज फैराडे में होना चाहिए, तो चार्ज फैराडे में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इस फॉर्मूला से देखिए, अगर ये एम्पियर में है ये सेकंड में है, तो दोस्तों
ये आपको कौन सी यूनिट में मिल पाएगा? कूलम यूनिट में मिल पाएगा। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन के मोल चाहिए तो चार्ज कौन सी यूनिट में मांगता? चार्ज फैराडे यूनिट में मांगता। तो क्या किया जाएगा इसके लिए? इसके लिए इसे 96500 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 फैराडे 96500 कूलम के इक्वल है। अगर इतना कूलम हमारे पास चार्ज है, अगर हम इसे फैराडे यूनिट में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें इसे 96500 से डिवाइड करना होगा। ये देख लो दोस्तों, ये डिवाइड किया तो फैराडे यूनिट में हमारे पास क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.05। इतना ही होगा। जी हाँ, इतना ही होगा, 0.05 फैराडे। और ये भी कितना होगा? अगर ये 0.05 फैराडे है जो लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का और इसके कोरस्पोंडिंग चार्ज, तो याद है कि गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का, इसके कोरस्पोंडिंग चार्ज भी 0.05 फैराडे। मामला क्लियर है? अरे जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ उतने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, ऐसा ही तो होगा। और क्या होगा? तो देखिए, जितना फैराडे चार्ज होता है, फैराडे यूनिट की खास बात यह है, जितना फैराडे चार्ज होता है उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन के मिलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के मोल कितने होंगे? 0.05 मोल। यानी दोस्तों यहां देखिए, अगर इतने मोल इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, इतने मोल इलेक्ट्रॉन के इसने एक्सेप्ट किए, तो यहां से देखिए इतने ही मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, तभी तो एक्सेप्ट किए होना। कहां से किए? इलेक्ट्रॉन आसमान से टपके या धरती ने उगले? ये तो यार यहीं से आए। तो जितने यहां से मिलते हैं 0.05 मोल, उतने ही यहां देखिए H प्लस एक्सेप्ट कर रहा होगा। अरे मामला क्लियर है? चले आगे फिर। तो देखिए, अगर ये 0.05 मोल इलेक्ट्रॉन के रहे होंगे तो H प्लस के कितने मोल रिएक्ट हुए होंगे? 2 के साथ 2, 1 के साथ 1। यूनिटरी मेथड यही कहता है। 0.05 के साथ H प्लस के कितने मोल रिएक्ट हुए होंगे मेरे दोस्त? 0.05। 2 के साथ 2, 0.05 के साथ 0.05 मोल। तो ऐसा ही हुआ होगा, जितने इलेक्ट्रॉन के मोल उतने ही H प्लस के मोल। क्लियर है? अब देखिए, एक H प्लस एक OH माइनस के साथ रिएक्ट होकर पानी बनाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर पानी से 0.05 मोल H प्लस के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो पीछे कितने मोल OH माइनस के इनसे अलग बच गए होंगे? देखिए, एक H2O से एक H प्लस मिलता है, एक OH माइनस मिलता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे तभी आपको ये बात अंडरस्टैंड होगी। मैंने क्या बोला? एक पानी से, है ना, एक पानी से एक H प्लस एक OH माइनस मिलता है। अगर H प्लस के मोल है हमारे पास 0.05 जो रिएक्ट हो गए हैं, ठीक है, जो कि H2 गैस बनाकर इवोल्व हो गए हैं, तो पीछे OH माइनस के कितने मोल रहे होंगे? अगर एक H2O से एक H प्लस मिलता है, एक OH माइनस मिलता है, तो देखिए जितने मोल H प्लस के रिएक्ट हुए होंगे, जिन्होंने H2 गैस बनाई होगी, उतने ही मोल OH माइनस के पीछे बचे होंगे। अरे ये एक है तो ये भी तो एक है यार। अगर ये एक रिएक्ट हो गया है, ये एक पीछे बच जाएगा, ये रिमेनिंग होगा, लेफ्ट अनरिएक्टेड होगा, बोल सकते हैं। अरे बोल पाएंगे ऐसे? अब देखिए, ये 0.05 मोल रिएक्ट हो गया तो OH माइनस के कितने मोल्स अनरिएक्टेड होंगे? बोलो। 0.05। कितने मोल्स बने होंगे? 0.05। इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। मामला क्लियर है आपको? अब देखिए,
0.05 मोल ही यहां हमारे पास किसके होंगे, इलेक्ट्रॉन के होंगे जिनका लॉस हुआ है। अगर गेन इतने मोल्स का हुआ है तो लॉस भी इतने मोल्स का हुआ है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स के मोल है उतने Cl माइनस के मोल्स रहे होंगे। यहां 2 है तो यहां भी 2 है, ये भी 0.05 मोल से रिएक्ट हुए होंगे। क्या इतने अवेलेबल थे, क्या इतने अवेलेबल थे? देखिए यार, अवेलेबल तो 0.5 थे, ज्यादा थे। ज्यादा में से कम तो रिएक्ट हो ही सकते हैं, ज्यादा में से कम तो रिएक्ट हो ही सकते हैं। इस प्रकार से मोलैरिटी और वॉल्यूम को यूज करते हुए हमने NaCl के मोल चेक किए, कितने मिल पाए 0.5। जितने NaCl के मोल होंगे उतने ही हमारे पास Cl माइनस के मोल्स रहे होंगे 0.5, लेकिन रिएक्ट कितना हुआ Cl माइनस 0.05। हाँ 0.05 0.5 में से कम है, ज्यादा में से कम माइनस किया जा सकता है। मामला क्लियर है? तो हमारे पास Cl माइनस के मोल्स ज्यादा थे, रिएक्ट होने वाले मोल्स इस प्रकार से हमारे पास होंगे 0.05। इनसे रिलेटेड भी अगर हमें इस क्वेश्चन में जानकारी पूछी होती तो आंसर कर लेते यार, लेकिन हमसे देखिए क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है पीएच क्या होगी, है ना, पीएच फाइंड करने हैं। अब देखिए इतने मोल्स H प्लस रिएक्ट हुआ है तो इतने मोल्स OH माइनस लेफ्ट अनरिएक्टेड होगा, है ना, बचा होगा जो रिएक्ट नहीं हुआ होगा। तो हमारे पास यहां से इतनी जानकारी से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स OH माइनस के 0.05 मिलते हैं जो कि अनरिएक्टेड होंगे। ठीक है, OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, क्योंकि पीएच के फॉर्मूला में हम कंसंट्रेशन से डील करते हैं, पीओएच के फॉर्मूला में भी कंसंट्रेशन से डील किया जाता है, तो हमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी होगी। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस यानी मोलैरिटी, यानी OH माइनस के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस प्रकार से हमें कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना होगा। सिंपल काम है, मोलैरिटी का फॉर्मूला यही है। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने इतना पुट किया और वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, वॉल्यूम हमारे पास 0.5 लीटर है। टोटल वॉल्यूम तो इतनी ही है। अरे सॉल्यूशन में तो देखिए हमें यहां पर जितने मोल्स उतने मोल्स की बात नहीं करनी है, क्योंकि रिएक्ट तो कम मोल्स हुए हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग ही जो OH माइनस प्रोड्यूस हुए होंगे उनको हमने फाइंड कर लिया है। लेकिन वॉल्यूम तो टोटल ही ली जाएगी, है ना, रिएक्ट कितने भी हुए हों हमें वॉल्यूम तो टोटल लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी कहानी पूरे सॉल्यूशन में चल रही है, तो हमें टोटल वॉल्यूम लेनी चाहिए 0.5 लीटर। 0.5 से डिवाइड किया तो यहां से क्या मिलता है, यहां से मुझे लगता है 10 रेज टू पावर -1 कितना मिलता है, 10 रेज टू पावर -1 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। मामला क्लियर है? अब देखिए OH माइनस की कंसंट्रेशन से आप डायरेक्टली पीएच फाइंड नहीं कर पाएंगे, पहले क्या फाइंड कर पाएंगे, पीओएच। क्या फॉर्मूला है, माइनस लो कंसंट्रेशन OH माइनस विद बेस 10। वैल्यू डाल दें यार, कंसंट्रेशन OH माइनस की वैल्यू डाल दें, कितनी है 10 रेज टू पावर -1। लोग की एक शानदार प्रॉपर्टी है, अगर पावर इस प्रकार से है 10 की खोपड़ी में -1 है तो क्या करेंगे, लोग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लोग की प्रॉपर्टी हमें इतना कहती है इस पावर को बाहर भेज दो, है ना, यहां भेज दो, यही कहती है। तो इससे क्या मिलता है, इसे देखिए POH इज इक्वल टू -1 ये हो जाएगा +1। log 10 बेस 10 कितना हुआ 1, log 10 बेस 10 कितना हुआ 1, यहां से POH मिलती है 1। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, क्वेश्चन में तो पीएच पूछी गई है, पीएच हमें फाइंड करनी है। ये रिलेशन हम जानते हैं, पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। यहां क्या करेंगे, POH की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पीएच हमें मिल जाएगी 13। अरे जल्दी से देखिए, अरे प्यारे दोस्तों जल्दी से देखिए, 13 कहां दिया है, सी ऑप्शन में, लॉक कर दिया जाए।
जी हाँ, यही होगा इसका राइट आंसर यार, देख लें आप भी। अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले ही सोल्व कर लिया था, वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। अगर आपसे सोल्व नहीं हुआ था, सॉल्यूशन को देख लें, उसके बाद वीडियो को पॉज कर दें, ठीक है। उसके बाद प्लेन पेपर निकालें, फिर से ट्राई करें। मुझे लगता है ये थॉट प्रोसेस डेवलप होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हो सकता है आपके जेई और नीट के एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाए। ये वैरायटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चंस हुए तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे जाए। अगर पहले ही आपने शानदार प्रैक्टिस की है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में होने वाला है। आप सोल्व कर लेंगे यार। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर जी ने एक और क्वेश्चन हमारे सामने पेश किया है। देवियों और सज्जनों, स्टेटमेंट को रीड कर लो यार, है ना। स्टेटमेंट रीड नहीं करेंगे तो कहानी का पता चलेगा नहीं, क्या हमें इसमें करना है और क्या हमें दिया गया है। देखिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। वैसे आपने अटेम्प्ट तो कर लिया होगा यार, होमवर्क में दिया था ये। काम चोरी नहीं करनी है, काम चोरी हुई तो सीना चोरी हो जाएगी, ठीक है। काम चोरी नहीं होनी चाहिए। देखिए जल्दी से, उम्मीद आप सभी ने अटेम्प्ट किया होगा। नहीं किया अभी भी वक्त है आपके पास, पोज कर लें वीडियो को, ठीक है। ज्यादा ज्ञानी ना बने, वीडियो को पोज कर लें और देख लें इसको, ठीक है। देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर a uniform current of 6 ampere, uniform current of 6 ampere to deposit 78 gram of gold, 78 gram of gold from solution of AuCl4 minus, ठीक है जी। कितना टाइम लगेगा ये दिया आपको, आई दिया आपको, ठीक है। अगर आप चार्ज फाइंड करने में कामयाब हो जाएं, क्या फाइंड करने में कामयाब हो जाएं, चार्ज अगर आप फाइंड करने में कामयाब हो जाएं तो दोस्तों टाइम आपके सामने पेश हो जाएगा। कैसे पेश हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा, ध्यान से देखिए। AuCl4 माइनस क्या है, AuCl4 माइनस, मामला क्लियर है आपको। क्या हमारे पास AuCl4 माइनस, यहां देखिए गोल्ड का चार्ज कितना है, गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये हम जानते नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें अनजान बनना होगा। हम मान लेंगे गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर x है, लेकिन हम फेमिलियर हैं क्लोरीन के साथ। कंबाइंड स्टेट में क्लोरीन का चार्ज -1 मिलता है। तो चलिए इसी इंफॉर्मेशन को यूज किया जाए। एल्जेब्रिक सम ऐसे एनायन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के केस में क्या होगा, नेट चार्ज के इक्वल होगा। यानी x -1 और -1 चार्ज के साथ कितने Cl4 है, 4, नेट चार्ज -1। यहां से देखिए जो अननोन है, जो चार्ज अननोन है, जो ऑक्सीडेशन नंबर अननोन है, ये मिलता है। यानी गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर गोल्ड का चार्ज +3 होगा। अगर एक आयन है गोल्ड का जो कि Au3+ की फॉर्म में है, ये कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन हजम करेगा ताकि एक एटम गोल्ड का डिपॉजिट हो जाए रिडक्शन के बाद। कौन से इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर। कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा, एक आयन कितने इलेक्ट्रॉन खा सकता है। अगर गोल्ड का चार्ज इस केस में देखिए +3 है, मुझे लगता है 3 इलेक्ट्रॉन हजम करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन खाने के बाद एक एटम गोल्ड का कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। मामला क्लियर है। देखिए यहां से हमने चार्ज फाइंड करते हुए इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर लिया है कि गोल्ड कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा, क्या बनेगा, रिडक्शन होगी। जी हां रिडक्शन होगी। रिडक्शन एट कैथोड टेक्स प्लेस, ठीक है जी। रिडक्शन एट कैथोड टेक्स प्लेस। मामला क्लियर है।
और ये देखिए 78 ग्राम ऑफ गोल्ड बनता है। ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आपको दी है। तो क्या करेंगे, 78 ग्राम के मोल निकाल लेंगे। मोल का एक मायावी फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर मास हमें दिया है मोलर मास से डिवाइड कर लेंगे। बच्चा पार्टी क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। दिए गए मास को मोलर मास से डिवाइड करने के बाद हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। देखिए गोल्ड का मोलर मास 197 होता है, मोल मिल जाएंगे। ये देखिए गोल्ड के अगर मोल हमारे पास है तो हम इलेक्ट्रॉन के मोल भी फाइंड कर लेंगे। यूनिटरी मेथड बोलो ओपी, यूनिटरी मेथड बोलो ओपी। कैसे ओपी, देखो यहां इसका एक एटम है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 3 है। एक एटम है तो इलेक्ट्रॉन 3 है। एक मोल है तो इलेक्ट्रॉन के मोल कितने हैं, 3 मोल्स है। इसके जितने भी मोल हमने फाइंड किए हैं इसका 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स के मोल रहे होंगे। स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट यही याद हमें दिलाएगा। इन कोफिशिएंट से, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम कैपेबल हैं ये फाइंड करने में कि गोल्ड के मोल्स इतने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के मोल कितने होंगे। देखो ये 1 है तो 3 टाइम्स होंगे, इसके मोल इतने हैं 78 डिवाइडेड बाय 197 मोल है इसके। देखिए तो इसके मोल्स इसका 3 टाइम्स रहे होंगे। ये देखिए इसका 3 टाइम्स रहे होंगे, इतने मोल्स रहे होंगे। मामला क्लियर है। अब ये सिलसिला चार्ज तक जाएगा। कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन के जितने मोल मिलते हैं उतना ही फेराडे चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का। कैसे होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराडे। अगर इलेक्ट्रॉन के इतने मोल हमारे पास हैं तो ये चार्ज कितना फेराडे, इतना ही फेराडे। अरे जानते हो ना यार, फेराडे चार्ज की यूनिट होती है। मैं जानता हूं आप कूलम यूनिट में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन यहां देखिए नंबर ऑफ मोल से डायरेक्टली चार्ज की जो यूनिट यहां पर एक्सप्रेस की जा सकती है वह यूनिट फेराडे यूनिट है। तो देखिए जितने मोल हैं उतना ही फेराडे चार्ज है, उतना ही फेराडे चार्ज है। मामला क्लियर है। अब क्या करें उस्ताद, अब क्या करें, अब हमें फेराडे को कूलम में तब्दील करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर ये करंट एम्पियर यूनिट में है, टाइम सेकंड में है, तो हम चार्ज को कूलम यूनिट में यहां देखिए पुट करेंगे। क्लियर है मामला। टाइम अगर हमें सेकंड यूनिट में चाहिए तो हमें चार्ज को कूलम यूनिट में पुट करना होगा, लेकिन यहां पर जो चार्ज है ये फेराडे यूनिट में। चक्कर तो नहीं खा गए आप क्या किया जाए। अरे अरे बुद्धू बच्चे, अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आप वाकई में बुद्धू बच्चे हैं। सोचना नहीं चाहिए यार, कितनी बार तो हमने यूज किया है। 1 फेराडे बोलो, जिसको पता है बोलो। 1 फेराडे कितने कूलम के इक्वल है, 96500 कूलम के इक्वल है। तो जितना चार्ज हमारे पास फेराडे यूनिट में है इसको 96500 से मल्टीप्लाई कर लो। काफी सारे बच्चों ने किया होगा, वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। देखिए काफी सारे बच्चों ने मल्टीप्लाई किया भी होगा, तो मैं उन बच्चों की बात मानने वाला हूं जिन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि हमें फेराडे से कूलम यूनिट में चार्ज को एक्सप्रेस करना है। ये देख लो यार, इस प्रकार से 96500 से मल्टीप्लाई करते हुए इतना फेराडे चार्ज था तो हमने इसे कूलम में तब्दील कर लिया। करंट कितना हमारे पास है, करंट हमारे पास 6 एम्पियर है। करंट हमारे पास 6 एम्पियर है, ये करंट हमने पुट कर दिया। अब यार कैलकुलेशन तो आपने की होगी, इतना जिद्दी नहीं बन सकते है ना, कैलकुलेशन तो करनी होगी। और ऐसा भी नहीं है कि कैलकुलेशन याद करने से काम बन जाएगा, आंसर याद करने से काम बन जाएगा।
जानते होंगे आप जेईई और नीट के पेपर का ट्रेंड, जितने क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कॉन्सेप्ट सिमिलर मिलता है, जो हम क्लास में कवर करते हैं, डेटा डिफरेंट मिलता है, ताकि ऐसे बच्चे आगे ना निकल पाए जो कि चीजों को रटते हैं, अंडरस्टैंड करने के बजाय रटते हैं, है ना। जेईई और नीट भी नहीं चाहता वैसा क्राउड हमारे पास आए और आईआईटीज में एडमिशन ले, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले। हमारे देश को ऐसे इंजीनियर और डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, क्वालिटी इंजीनियर्स क्वालिटी डॉक्टर्स की जरूरत है। तो इसके लिए यार, है ना, क्वालिटी को मेंटेन रखना होगा। उम्मीद है आपने, जब तक मैंने बात की उतने टाइम में इस टाइम को फाइंड कर लिया होगा। टाइम आपको यहां से मिल चुका होगा 19100 सेकेंड्स। आप सोचेंगे अरे बाबा मुझे कैसे याद है। अरे काफी बार ये क्वेश्चन मैं ऑफलाइन क्लासेस में देता आया हूं और स्टूडेंट सोल्व करते हैं, नहीं करते हैं तो फिर मैं आंसर डिस्क्लोज करता हूं, ठीक है। तो टाइम तो यार इतना आ जाएगा। इसके बाद देखिए, व्हाट मास ऑफ क्लोरीन गैस विल बी फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली एट एनोड ऑफ द सेल। कितनी क्लोरीन गैस बनी होगी, कितना मास क्लोरीन का हमें यहां से मिल पाएगा, ये भी सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, पार्ट 2 देखने वाले हैं, पार्ट 1 हो चुका है, कहीं कंफ्यूज हो जाए। आंसर तो आ गया। अब क्या करने वाले भाई, इसके 2 पार्ट है ना, अभी एक पार्ट किया है, दूसरा पार्ट देख लें, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 2Cl माइनस गिव्स अस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अरे ऐसा ही हुआ होगा, 2Cl माइनस गिव्स अस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए जितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे उतने ही उसने लूज किए होंगे, क्योंकि नेट इक्वेशन में कहीं पर इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देंगे। अब काफी सारे बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे, सर यहां इनका नंबर 3 है और यहां इनका नंबर 2 है। ऐसा नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि हम जब नेट इक्वेशन की बात करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपको कैंसिल होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनको इस प्रकार से ऐड नहीं करना है। डायरेक्टली आप बोल देंगे जितना फेराडे चार्ज यहां मिलता है रिडक्शन के केस में, उतना ही फेराडे चार्ज ऑक्सीडेशन के केस में मिलता है। जितना चार्ज यहां था, बिना सोचे समझे ना, यहां भी उतना ही चार्ज आप मेंशन कर देंगे। इतना फेराडे चार्ज आपके पास यहां भी होगा, होगा कि नहीं होगा। और यार जितना फेराडे चार्ज इलेक्ट्रॉन का, उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन के मोल इतने रहे होंगे। एक मोल का चार्ज 1 फेराडे होता है, इतना फेराडे चार्ज है, जरूर इलेक्ट्रॉन के मोल भी इतने ही रहे होंगे। अब मुझे ऐसा लगता है, स्टोइकियोमेट्री की कहानी से मुझे ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉन के मोल 2 रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन के मोल कितने रहे होंगे? 2 रहे होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। तो उस केस में देखिए यहां से एक Cl2 मिलता होगा। अगर ये 2 मोल्स होंगे, 1 मोल Cl2 मिलता होगा। इसका मीनिंग यही है, स्टोइकियोमेट्री की कहानी से हमें यही मिलता है। एक बार फिर से सुनिए, हो सकता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको हुई हो। एक बार फिर से देखिए, अगर यहां इलेक्ट्रॉन्स 2 रहे होंगे, यहां कोफिशिएंट 1 है, तो Cl2 कितना इवॉल्व हुआ होगा? 1 मॉलिक्यूल। अगर ये 2 मोल्स तो ये 1 मोल, यही मीनिंग है। यानी इसके जितने मोल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन को जितने मोल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन के जितने मोल्स होंगे उससे हाफ मोल। हाफ कैसे? 2 इंटू 1/2। अरे देखो यार, 2 इंटू 1/2 तभी तो 1 मिलता है। इसके मोल्स को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मोल मिलता है कि नहीं मिलता है? यानी जितने मोल्स इसके रहे होंगे, इन मोल्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी ये 2 है तो ये 1 है। इसके जितने मोल्स हैं, इसके रिस्पेक्ट में इसके मोल्स क्या होंगे? इसके मोल्स का 50% होंगे। ये 2 है तो ये 1 है, तो इसके जितने मोल्स होंगे, इसका देखिए
50% कितना हुआ, ये हुआ 78/197 इंटू 3 इंटू 1/2। ये नंबर ऑफ मोल होंगे, किसके मोल होंगे, मोल बोल तोल, अरे किसके मोल होंगे, बोलो किसके मोल होंगे, Cl2 के मोल होंगे। किसके मोल होंगे, बोलो Cl2 के मोल होंगे। आपसे क्या पूछा गया है, क्लोरीन का कितना मास, यहां से देखिए क्लोरीन का कितना मास यहां से इवोल्व हो पाएगा। मोल आपके पास है, जी हाँ मोल आपके पास है, ये नंबर ऑफ मोल है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, मोल को मास से कैसे रिलेट किया जाए, सोचो। मुझे लगता है नंबर ऑफ मोल्स का एक मायावी फॉर्मूला है जो कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है, ठीक है। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, आप आसानी के साथ मास फाइंड कर पाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 78/197 इंटू 3 इंटू 1/2। ये देखिए, ये आपके पास Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स है। मोलर मास कितना है Cl2 का, 35.5 इंटू 2 जो कि 71 है। मोलर मास कितना है, 71 है। क्या यहां से मास मिल जाएगा, जी हाँ डेफिनेटली यहां से मास मिल जाएगा। कितना मास मिल जाएगा, कैलकुलेशन आपने कर ली होगी, मैं भी करूंगा, उतना ही मास मुझे भी मिलेगा, आपको भी उतना ही मिलेगा। और होमवर्क में दिया था यार, तो कैलकुलेशन नहीं करूंगा, डायरेक्टली आपको बता दूंगा। मास ऑफ Cl2, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आपको 42 ग्राम मिल रहा होगा। एग्जैक्टली देखना चाहेंगे तो 42.24 होगा, कैसे भी देख लो भाई, अप्रोक्सीमेटली 42 ग्राम होगा ये। क्या आप इसे देख चुके हैं, तो आगे चलें फिर। अगर आप इसे देख चुके हैं तो एक और शानदार प्रॉब्लम आपके सामने है। अरे यार इलेक्ट्रोलिसिस में कितना और अंडरस्टैंड करना है, ये मुद्दा भी हमने डिस्कस नहीं किया था, करंट एफिशिएंसी, इसे भी डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड यार ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, एक ही क्वेश्चन हमें डिस्कस भी करना होगा, ठीक है, कोई टेंशन। इसके बाद फिनिश हो जाएगा फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, फुल प्रैक्टिस के साथ, है ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए करंट एफिशिएंसी से पहले ये न्यूमेरिकल भी आपको होमवर्क में दिया गया था, ये भी शानदार है, इससे भी काफी कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स को मिलता है। अगर आपने इसे अटेम्प्ट नहीं किया है, पीएच वाले पार्ट में आपको प्रॉब्लम हुई थी, तो यार मुझे लगता है आज के सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देखिए जो एम्स में आ चुका है 2010 में, है ना, इस क्वेश्चन को जानने के बाद, परखने के बाद मुझे नहीं लगता इसमें आपको डाउट होना चाहिए। कौन से क्वेश्चन की मैंने बात की है, ये देखिए, यहां आपने पीएच फाइंड की थी, इसमें जैसा कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया था कुछ कुछ वैसा ही पीएच फाइंड करने के लिए इसमें भी अप्लाई करना होगा। अरे यार पीएच तक तो हम बाद में पहुंचेंगे, उससे पहले काफी कुछ और भी फाइंड करना है ना, गंभीर मामला दिया गया है इतना आसानी से सोल्व होगा नहीं। तो चलते हैं फिर, है ना, कुर्सी की पेटी बांध ले, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 7.2 लीटर aqueous solution of copper sulfate, a current of 9.65 एम्पियर is passed for 2 hours। ठीक है ना, टाइम को नोट कर लेना यार, सेकंड में होना चाहिए। I is equal to Q by T, ऐसा फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो इसके लिए टाइम सेकंड में होना चाहिए, मिस्टेक हो जाएगी, याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर, कैलकुलेट वेट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड, सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है जी। और ए पार्ट की बात करते हैं, यहां से देखिए कॉपर 2+, क्या मिलेंगे, कॉपर 2+, कॉपर 2+ कितने इलेक्ट्रॉन खाएंगे, अरे एक कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, क्या बनाएगा, कैथोड सरफेस पर कॉपर सॉलिड बनाएगा, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, कॉपर का वेट आपको फाइंड करना है। क्या करेंगे ऐसे केस में, अरे क्या करना होगा ऐसे केस में, सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। ऐसे केस में क्या करना होगा, मुझे लगता है करंट की बात की गई है, और यार यहां पर बात की गई है करंट के साथ साथ टाइम की भी, तो चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। चार्ज से
क्या कर लेंगे, मास फाइंड कर लेंगे। किसका, कॉपर का। कैसे कर लेंगे, देखिए I इज इक्वल टू Q बाई टी, जिसकी मैंने बात की थी, वक्त आ गया है इसे अप्लाई करने का। I कितना है, करंट कितना है, देखिए 9.65 एम्पियर करंट इतना है, और टाइम कितना है, टाइम वैसे तो 2 आवर्स दिया है, लेकिन यहां पर हमें टाइम सेकंड्स में पुट करना है। 2 आवर्स पुट नहीं करेंगे, सेकंड्स में टाइम पुट करना है। 1 घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट है। 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल है। 1 मिनट में कितने सेकंड्स हैं, 60 सेकंड्स है। तो क्या किया जाएगा, टाइम को कितना पुट किया जाएगा, देखिए 2 आवर्स आपको दिया है, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक बार फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया। इस प्रकार से टाइम को आपने तब्दील कर दिया सेकंड्स में, टाइम को आपने तब्दील कर दिया सेकंड्स में, ठीक है। चार्ज फाइंड कर लेंगे, कौन सी यूनिट में चार्ज मिलेगा, जब भी आप ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो चार्ज आपको कूलम यूनिट में मिलेगा। भाइयों और बहनों, सब क्लियर है ना, चार्ज आपको कूलम यूनिट में मिलेगा। कितना कूलम चार्ज होगा, देखिए 9.65 इंटू हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 60, इतना कूलम मिल जाएगा। लेकिन यार चार्ज फेराडे में हमें यहां पर देखिए एक्सप्रेस करना है। क्यों करना है, क्योंकि फेराडे यूनिट में जितना चार्ज होगा उतने मोल इलेक्ट्रॉन के होंगे। 1 मोल का चार्ज 1 फेराडे, 2 मोल का चार्ज 2 फेराडे, यानी जितना फेराडे चार्ज हमारे पास होगा उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन के होंगे। इलेक्ट्रॉन के मोल मिल गए, स्टोइकियोमेट्री यूज कर लेंगे, यूनिटरी मेथड ओपी, यूनिटरी मेथड ओपी, इसे हम यूज कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास चार्ज है कूलम यूनिट में, फेराडे यूनिट में इसे कैसे तब्दील किया जाए। 1 फेराडे 96500 कूलम के इक्वल है। अगर इतना कूलम चार्ज हमारे पास है तो इसे फेराडे में तब्दील करने के लिए मैं क्या करूंगा, 96500 से डिवाइड कर दूंगा यार, और क्या करूंगा, देखिए चार्ज फेराडे यूनिट में कितना होगा, इसको हमें डिवाइड करना होगा दोस्तों 96500 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई कैंसिल। ये देखिए ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/100 है ना, पॉइंट है यहां, देखिए ध्यान से देखिए, केयरफुली देखिए, पॉइंट है यहां पर। 965 से 965 जब कैंसिल होगा तो 100 नीचे मिलेगा। क्लियर है, यहां देखिए 36 इंटू 2 72, ये आ जाएगा 0.72, इतना फेराडे, इतना एफ, ठीक है 0.72 एफ, इतना फेराडे। वहां देखिए स्पेस नहीं है तो एफ मैंने नीचे इंडिकेट कर दिया, काम चला लेंगे, ठीक है चल जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज 0.72 फेराडे, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज फेराडे यूनिट में उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन के, 0.72 मोल इलेक्ट्रॉन के, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के मोल कितने हैं, 0.72 है। यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर का 1 एटम डिपॉजिटेड मिलता है। 2 से कितना मिलता है, 1 मिलता है। 2 मोल से 1 मोल, यानी इसका 1/2, ठीक है। यानी जितने मोल इलेक्ट्रॉन के, इसके 1/2 मोल कॉपर के होंगे। स्टोइकियोमेट्री की कहानी यही कहती है, यही बयां करती है, ठीक है। ये 2 तो ये 1, यानी ये 0.72, तो ये कितना होगा 0.72 इंटू 1/2, यानी ये होगा 0.36 मोल। मोल बोल तोल, इतना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करें, अब हमें कॉपर का वेट फाइंड करना है जो डिपॉजिट हुआ होगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर आप कामयाब हो गए हैं नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने में, तो इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद देखिए यार, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स का शानदार फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं,
मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये मायावी फॉर्मूला आप जानते होंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जरूर आपने इसमें अंडरस्टैंडिंग बनाई होगी। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इस केस में 0.36 है जो कॉपर के डिपॉजिटेड है, रिडक्शन के बाद आपको इतने मोल्स कॉपर मिलते हैं। अब देखिए, मोलर मास 63.5 कॉपर का आपको मिलता है। ये डेटा आपको दिया होगा, याद भी रखा जा सकता है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड मोलर मास है, इसे आपने याद कर लिया है। यहां से देखिए, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विल बी 0.36 इंटू 63.5। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई ही करना है, कर लेंगे। कितना आपको मिल पाएगा यहां से? 22.86 ग्राम कॉपर डिपॉजिटेड आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा यार इसका फाइनल आंसर, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। जल्दी से आगे चलते हैं। आगे हमें बी पार्ट की बात करनी है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट एनोड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। देखिए, टेम्परेचर प्रेशर को देखते ही प्रेशर में नहीं आना है। मैं मानता हूं इस टाइप का न्यूमेरिकल आपने पहले अप्रोच नहीं किया है, तो यार लाइफ में ऐसे काफी सारे काम हैं जो पहली बार ही करने पड़ते हैं, तो घबराइए मत। ठीक है, मेरे साथ आइए और देखिए क्या किया जाएगा इस केस में। हमारे पास देखिए, एनोड पर ऑक्सीडाइज होने के लिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, आप जानते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कौन कौन से आयंस अवेलेबल है जो कंपीट कर रहे होंगे, जिनका आपस में कंपटीशन होगा? मैं भी चाहूंगा ऑक्सीडाइज होना, मैं भी चाहूंगा ऑक्सीडाइज होना। जीतेगा वही जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो देखिए, कॉपर सल्फेट एक्वस है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की बात की गई है, तो मुझे लगता है बी पार्ट में कंपीट करने वाले आयंस होंगे OH माइनस SO4 2 माइनस। आपने थ्योरी पार्ट में जरूर अंडरस्टैंड किया होगा, सल्फेट आयन क्या करता है? रेजोनेंस करता है, स्टेबल है, तो इसकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। ये इस प्रकार से ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, O2 प्लस 2H2O, और 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे। यहां से देखिए, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। चार्ज एज वेल एज मास बैलेंस्ड होगा। इसको आप काफी बार देख चुके हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्योरी पार्ट में मैंने कम से कम 2 से 3 बार आपको ये बताया है। अगर आप मेरा ये सेशन पहली बार देख रहे हैं तो हाथ जोड़कर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले आप मेरे थ्योरी पार्ट को देख लें, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड मैंने आपको कवर करवाया है। यार उस लेक्चर को देखने के बाद आपको इस प्रकार से ऑक्सीडेशन प्रोसेस को मेंशन करने में या किसी रिडक्शन प्रोसेस को मेंशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज्ड इलेक्ट्रोलिसिस की बात हमने थ्योरी पार्ट में की थी। ठीक है, तो ये मामला क्लियर है। अब देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर लॉस हुआ है, उतने इलेक्ट्रॉन का गेन जरूर यहां हुआ होगा। अब काफी सारे बच्चे चिंतित होंगे कि सर यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां तो इलेक्ट्रॉन 4 है। उन सब की चिंता को दूर करना चाहता हूं, उन सभी को चिंता मुक्त करना चाहता हूं कि यार नेट इक्वेशन की जब बात होगी तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नॉट ए बिग डील। देखिए, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी चार्ज कंजर्व्ड है। जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। कोई हेरा फेरी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, हेरा फेरी नहीं होगी। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी किए गए होंगे। ठीक है जी, यानी मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, साफ शब्दों में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर यहां 0.72 मोल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए होंगे तो 0.72 मोल्स इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा।
अरे तभी तो रिडक्शन के दौरान इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए गए होंगे। मामला क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां थे उतने यहां होंगे, ऐसा मैंने किया है। अब देखिए स्टोइक्योमेट्री के एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट को यूज करना है, कोफिशिएंट को देखना। यहां देखिए ये 4 है, ये 1 है, यानी इनका कंपैरिजन हो तो इसकी क्वांटिटी का जो कि 4 है, कोफिशिएंट से 4 मिलती है, का 1/4 ये है। देखिए 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलता है, ये 1 है। अरे यही तो है, यानी 0.72 मोल इलेक्ट्रॉन के मिलते हैं, तो O2 गैस के मोल कितने रहे होंगे? इसके मोल्स का 1/4, यानी 0.72 इंटू 1/4। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना मिल पाएगा? 0.18 मोल। कितना मिल पाएगा? 0.18। अरे यही मिलेगा, 4 से डिवाइड कर लिया आपने। अच्छा जी, अब क्या करें? अब क्या करें? क्या मोल ही फाइंड करने थे या मास फाइंड करना था? ना मोल फाइंड करने थे ना मास फाइंड करना था, हमें तो इसकी वॉल्यूम को फाइंड करना था। क्यों पड़ गए चिंता में? वॉल्यूम कैसे फाइंड की जाए, हो गई टेंशन। बस इतना स्टेमिना आपको है आपका स्टेमिना इतना ही है। अरे अरे इतना जल्दी टेंशन में नहीं आना। देखिए अगर हमारे पास मोल्स हैं या मास है तो उस केस में क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स हैं तो डायरेक्टली यूज करेंगे, और मास है तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर क्या होगा? फिर हम गैस के लिए ये ब्यूटीफुल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। गैस की इक्वेशन कर गई चुल, है ना? ब्यूटीफुल इक्वेशन कर गई चुल। देखिए कैसे आंसर आ जाएगा भाई, कैसे आ जाएगा? देखिए प्रेशर कितना है, प्रेशर हमारे पास देखिए कितना है, 1 atm है, ये 1 atm है, ये मैंने 1 atm पुट कर दिया, ठीक है। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करनी है। मोल्स पुट कर दूं मोल्स पुट। कितने मोल है? देखिए 0.18। कितना मोल है? 0.18 पुट किया। आर को भी पुट कर दूं, और क्या आर भी पुट करना होगा। गैस कांस्टेंट है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल में कितनी वैल्यू होगी? 0.0821। आर को पुट कर दिया, ठीक है। अब बारी टेम्परेचर की, टेम्परेचर केल्विन में पुट करना मेरे दोस्त, है ना? मिस्टेक हो जाएगी, केल्विन में नहीं पुट करेंगे। 27 डिग्री सेल्सियस 273 ऐड कर दें, केल्विन में आ जाएगा 300 केल्विन। कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। 300 केल्विन इतना आ जाएगा। मामला क्लियर है? अगर आप इस कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हैं तो 0.0821 को आप अप्रोक्सीमेटली 1/12 मान सकते हैं। अगर आप इसे आसान बनाना चाहते हैं 1/12 मान सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त 25 हो जाएगा। अब देखिए यहां से वॉल्यूम कितनी मिल पाएगी? इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, कितनी वॉल्यूम मिल पाएगी? वॉल्यूम इन लीटर इज 4.4 लीटर। नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। फिर लास्ट पार्ट की बात होगी यार, सी पार्ट की बात होगी, सी पार्ट की बात होगी। कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइज होने के बाद, करंट को पास करने के बाद सॉल्यूशन एसिडिक रहा होगा या बेसिक रहा होगा, इसकी जानकारी हमें पीएच से मिल पाएगी। अगर पीएच 7 से ज्यादा हो बेसिक होगा, 7 से कम हो एसिडिक होगा, 7 हो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। किस टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर। कितना टेम्परेचर दिया है? 27। चलिए मान लेंगे, क्लोज है, जी हाँ मान लेंगे कि टेम्परेचर की जो आपको रेंज दी है वो वही दी है ना, जो होनी चाहिए। टेम्परेचर की रेंज किसके अकॉर्डिंग? पीएच स्केल के अकॉर्डिंग। कितना होना चाहिए? 298 केल्विन के क्लोज होना चाहिए, उतना ही है, ठीक है। इसे देखिए पीएच पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का अगर डेविएशन है तो चलता है। कैसे पीएच फाइंड की जाए? दिमाग लगाइए यार, है ना? मैं भी लगाऊंगा, आप भी लगाइए। मुझे तो लगता है
यहां से दिमाग लगना चाहिए। कैसे? देखिए यहां दिमाग कैसे लगना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स के 4 मोल्स मिलते हैं, ये 4 मोल्स OH माइनस के कंज्यूम होने के बाद मिलते हैं। 4 मोल्स कहां से? 4 मोल्स से। 1 मोल कहां से? 1 मोल से। 0.72 मोल कहां से? जरूर इसके 0.72 मोल रिएक्टेड रहे होंगे। अरे रिएक्टेड रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? एक मोल से एक मोल इलेक्ट्रॉन का, अगर इलेक्ट्रॉन के 0.72 मोल है तो जरूर OH माइनस के 0.72 मोल्स रिएक्ट हुए होंगे। यही हुआ है। अब देखिए अगर यही हुआ है तो सी पार्ट हमारे लिए बेहद आसान हो गया है। कैसे? सी पार्ट देखिए कैसे आसान हो गया है। अगर H2O आयोनाइज होने से, ठीक है ना, मान लीजिए कंप्लीट आयोनाइज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यार इसमें से OH माइनस तो रिएक्ट हो जाएगा, पीछे बचेगा कौन? H प्लस। कौन बचेगा? H प्लस। इसके 1 मोल से देखिए 1 ये मिलता है, 1 ये मिलता है। मामला क्लियर है। और ये जितना कंज्यूम होगा ना यार, उतना ही H प्लस अकेला मिल पाएगा, प्रोड्यूस हो पाएगा। ठीक है ना यार? तो जितना OH माइनस यहां कंज्यूम हुआ उतना ही H प्लस पीछे रह पाएगा। अगर यहां पर देखिए 0.72 मोल्स इसके रिएक्ट हुए तो जरूर 0.72 मोल्स ऑफ H प्लस रिमेन इन द सॉल्यूशन। ऐसा ही होगा। इसके इतने मोल्स सॉल्यूशन में मिल पाएंगे, यानी यार जितने मोल्स OH माइनस अलग हुए, जो रिएक्ट हुए, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग उतने ही मोल्स H प्लस के अनरिएक्टेड रहे होंगे, है ना यार? इससे अलग हुए होंगे। पानी जब आयोनाइज करेगा, अगर इसका OH माइनस आयन रिएक्ट हो रहा है तो अलग कौन सा आयन होगा? देखिए H प्लस आयन इससे अलग होगा। जितने मोल्स OH माइनस के रिएक्ट होंगे उतने ही मोल्स H प्लस की अलग हो जाएंगे, जो कि सॉल्यूशन में मिल रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट, ये फंडा है। पहले भी हमने ये फंडा यूज किया था, ये कॉन्सेप्ट यूज किया था। ठीक है? ये अंडरस्टैंड नहीं किया तो आपको लगेगा एग्जाम का डंडा। ठीक है यार? अंडरस्टैंड कर लें इसे। इसके अगर 0.72 मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो H प्लस के कितने मोल्स अनरिएक्टेड रहे होंगे? 0.72। ठीक है? पीएच के लिए क्या मांगता? पीएच के लिए? पीएच के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मांगता। क्या मांगता? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मांगता। क्या होगी कंसंट्रेशन? दिस इज मोलैरिटी। पीएच के फॉर्मूला में H प्लस की मोलैरिटी हमें पुट करनी होगी। क्या पुट करनी होगी? मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल H प्लस की देख चुके हैं 0.72, और वॉल्यूम ये दे रखी, देखिए 7.2 लीटर। क्या दे रखी? 7.2 लीटर। तो मैंने क्या किया? 7.2 से डिवाइड कर दिया। कर दें डिवाइड। क्या मिलता है डिवाइड करने के बाद? कुछ मिलता है क्या? 10⁻⁻1 कंसेंट्रेशन मिलती है H प्लस की। पीएच कितनी होगी? माइनस लोग कंसेंट्रेशन H प्लस विद बेस 10 इतनी होगी पीएच। H प्लस की कंसेंट्रेशन पुट की जाए, ये लीजिए यार, पुट की। इसकी खोपड़ी में -1 है, खोपड़ी बाहर आ जाएगी। अरे पावर बाहर आ जाएगी। खोपड़ी बाहर कैसे आएगी यार? पावर बाहर आ जाएगी। ठीक है ना? इसकी खोपड़ी में -1 है तो पावर बाहर आ जाएगी। ये लोग की प्रॉपर्टी है। तो -1 बाहर आ जाएगा। -1 इंटू -1 1 होगा। लोग 10 बेस 10 1 होगा। 1 इंटू 1 1 होगा। पीएच 1 होगी। आंसर आ गया। कितना आंसर होगा? 1 होगा। अरे मामला क्लियर है क्या? ये लीजिए फिर। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो यार अब बारी है करंट एफिशिएंसी को जानने की। इलेक्ट्रोलिसिस में फेराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में थ्योरी पार्ट में सब कुछ जान लिया है। प्रैक्टिस में आपने काफी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने ज्यादा आपने कर लिए, मुझे ऐसा लगता है अब आपका ये टॉपिक शानदार हो चुका होगा। और मुझे लगता है अब फेराडेज लॉ के सारे क्वेश्चंस आपसे बनने स्टार्ट हो गए होंगे। अभी भी एक वैरायटी रहती है ना? मेरा तो यार फर्ज बनता है आपको दुनियादारी की, है ना,
रसायन की सारी सच्चाई मैं आपको बता दूं, रियलिटी से आपको मिलवा दूं, तो देखिए लास्ट टॉपिक क्या रहता है फैराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में, लास्ट टॉपिक क्या रहता है देख ले, क्या है, ये है करंट एफिशिएंसी, यही है ना यार। इसे डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लें, करंट एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा इस प्रकार से होगा, चार्ज यूज्ड डिवाइडेड बाय चार्ज पास्ट, ठीक है जी, इनटू 100, परसेंटेज में बात की जाएगी तो इनटू 100, कितना चार्ज यूज हुआ और टोटल चार्ज जो आपने पास किया उसे डिवाइड किया इनटू 100, यानी टोटल चार्ज जो आपने पास किया, जरूरी नहीं है वो सारा चार्ज इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यूटिलाइज हो जाए, है ना, कुछ वेस्ट भी हो सकता है। तो ऐसे केस में करंट एफिशिएंसी को हमें डिफाइन करना चाहिए। कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज यूज्ड डिवाइडेड बाय चार्ज पास्ट, है ना, यूज तो सारा होना चाहिए था लेकिन एक्चुअल में इतना ही यूज हुआ, तो हम बोल सकते हैं चार्ज एक्चुअली यूज्ड, है ना, एक्चुअली यूज्ड, और चार्ज ओरिजिनली यूज्ड, है ना, जो एक्चुअल केस होगा उसकी बात है ना यार, चार्ज यूज जो है ये क्या है, ये एक्चुअली यूज्ड है, ठीक है ना, मेंशन करना चाहूंगा, ये एक्चुअली यूज्ड है, मेंशन कर दिया है। अब देखिए इसे हम मास की टर्म्स में भी डिफाइन कर पाएंगे, कैसे, ध्यान से देखिए, मास एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, एक्चुअली जितना प्रोड्यूस हुआ होगा डिवाइडेड बाय मास should have been प्रोड्यूस, जितना प्रोड्यूस होना चाहिए था, है ना, उसमें से कम प्रोड्यूस हो पाया क्योंकि सारा चार्ज यूटिलाइज नहीं हुआ, कुछ वेस्ट हो गया। तो एफिशिएंसी कितनी आई, जितना मास प्रोड्यूस हुआ डिवाइडेड बाय, अगर सारा चार्ज यूटिलाइज होता तो जितना मास प्रोड्यूस होना चाहिए था टोटल मास, उसे डिवाइड कर देंगे यार इनटू 100, एफिशिएंसी मिल जाएगी। मामला क्लियर है ना, जैसे 200 ग्राम प्रोड्यूस होना चाहिए था, तो यहां देखिए कुछ चार्ज वेस्ट होने की वजह से 180 ग्राम ही प्रोड्यूस हो पाया, तो एफिशिएंसी कितनी होगी 180 बाय 200 इनटू 100, ठीक है जी। यानी ये जो मास है जो एक्चुअली प्रोड्यूस्ड होगा, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्या है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इसकी, और ये क्या है, ये भी चार्ज की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये क्या है, ये थियोरेटिकल वैल्यू है, ये थियोरेटिकल वैल्यू है। थियोरेटिकली हम क्या मानते हैं, हाँ एक्सपेरिमेंट में सब कुछ सही सलामत हुआ होगा, यानी सारा चार्ज यूटिलाइज हुआ होगा और टोटल मास जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उतना प्रोड्यूस हुआ होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है, कुछ वेस्ट हो गया है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, आइडियली क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और थियोरेटिकल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में दी होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में दी होगी, कैसे दी होगी, ये देखिए एक शानदार प्रॉब्लम आपके सामने है, इसमें आप देख पाएंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को और थियोरेटिकल वैल्यू को आप फाइंड कर पाएंगे। ध्यान से देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है, ध्यान से देखिए, व्हाट इज करंट एफिशिएंसी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ कॉपर मेटल, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ कॉपर मेटल in which 9.80 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपोजिटेड। अरे मेरे दोस्त ये देख, ध्यान से देख, 9.80 ग्राम ऑफ कॉपर, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, है ना। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा तो है नहीं बैटरी लेकर जाएंगे एग्जाम में, वहां पर सेल को आप कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, सेल की कंस्ट्रक्शन तो वहां होगी नहीं, तो क्या करेंगे फिर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो दी होगी, हम वहां पर तो थियोरेटिकल वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं, हम मजबूर हैं, हम तो केवल यार पेन और पेपर को यूज करते हुए थियोरेटिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल तो न्यूमेरिकल में दी होगी।
यानी जो भी वैल्यू दी होगी दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। देखिए 9.80 ग्राम ऑफ 9.80 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपोजिटेड बाय पैसेज ऑफ 3 एम्पियर करंट फॉर 10,000 सेकेंड। 3 एम्पियर करंट को 10,000 सेकेंड के लिए पास कर दिया गया है। अरे क्वेश्चन तो अंडरस्टैंड हो गया, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। देख लो न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। नहीं है तो देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है। कॉपर 2+ है, बिल्कुल है। 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, खाएगा। कॉपर की रिडक्शन होगी, बिल्कुल होगी। कॉपर 0 की फॉर्म में डिपॉजिट होगा, हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां हमारे पास चार्ज है, कैसे है, करंट दिया है, टाइम हमारे पास है, तो चार्ज कितना चार्ज है। देखिए I इज इक्वल टू Q बाय टी, करंट 3 एम्पियर, टाइम 10,000 सेकेंड, तो चार्ज कूलम यूनिट में आ जाएगा। इस फॉर्मूला से जो चार्ज आएगा दैट चार्ज इज 30,000, कितना 30,000 कूलम। लेकिन हम स्टोइक्योमेट्री का जब भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन के मोल फाइंड करने में, जब भी हम इंटरेस्टेड होते हैं हमें चार्ज को फैराडे यूनिट में एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस किया जाए, जितना कूलम यूनिट में है दोस्त इसको 96500 से डिवाइड कर दिया जाए, फैराडे यूनिट में चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखिए फैराडे यूनिट में कितना है, 30,000 डिवाइडेड बाय 96500, इतना फैराडे यूनिट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का फैराडे यूनिट में है इतने ही मोल होंगे इलेक्ट्रॉन के, इतने ही मोल होंगे इलेक्ट्रॉन के। देख लो यार, इलेक्ट्रॉन के इतने मोल होंगे। 1 फैराडे चार्ज 1 मोल का है, 2 फैराडे 2 मोल का है, n फैराडे n मोल का है, इतना फैराडे इतने मोल का है। मोल आपके पास है, ठीक है। किसके मोल आपके पास है, इलेक्ट्रॉन के मोल आपके पास है। क्या कॉपर के मोल हम यहां पर एक्सप्रेस कर पाएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन के मोल 2 है, तो कॉपर का मोल कितना है, 1 है, हाफ है ना यार इसका, बिल्कुल कर पाएंगे। बेझिझक हम देखिए फाइंड कर पाएंगे। कैसे, ये 2 है तो ये 1 है, यानी इसका 50%, यानी 30,000 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू 1/2। ये किसके मोल है, अरे मोल तोल बोल, किसके मोल है, बोलो जल्दी से, किसके मोल है देखो जल्दी से, ये कॉपर के मोल है। किसके मोल है, कॉपर के मोल है, ठीक है। कॉपर के मोल से कॉपर का मास फाइंड किया जा सकता है, दैट शुड हैव बीन प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस होना चाहिए थियोरेटिकली, ठीक है ना। तो कितना मास मिल पाएगा, नंबर ऑफ मोल कॉपर के हमारे पास कितना मास मिल पाएगा, कितना मास मिल पाएगा। मोलर मास को पुट किया जाए 63.5, ये कॉपर का मोलर मास पुट किया, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं 30,000 बाय 96500 इंटू कितना 1/2, ठीक है जी। यहां से मास मिल जाएगा। इसके बाद एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 9.80, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास है, और थियोरेटिकली कितना मास कॉपर का मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। ये उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, एक साथ ही कैलकुलेशन कर लेंगे यार। 30,000 बाय 96500 इंटू 1/2, देखिए इस तरफ था ये, ठीक है ना, इस तरफ था, लेफ्ट साइड था, और इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हुआ 63.5, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, थियोरेटिकली जो मास प्रोड्यूस होना चाहिए था, और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली जो मास प्रोड्यूस हुआ है। मास एक्चुअली प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय मास शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, यानी इस प्रकार से हमने क्या किया, एफिशिएंसी को इंडिकेट किया। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाय थियोरेटिकल वैल्यू, परसेंटेज की फॉर्म में बात करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सोल्व कर लें यार, आंसर आ जाएगा 99.2, कितना आ जाएगा 99.2। एक और बात जान लें, एक और बात जान लें, अगर एग्जाम में करंट एफिशिएंसी दी है जैसे 80%,
90%, 90%, 95%, 98%, तो क्या करेंगे? ध्यान से सुन ले मेरी बात, क्या करेंगे? मान लेते 90% दी, एक बार जेई में ऐसा सवाल आ चुका है, करंट एफिशिएंसी दी, तो क्या करेंगे आप? यार इस फॉर्मूला से चार्ज निकाल लेंगे और वह चार्ज पूरा पूरा यूटिलाइज नहीं होगा ना बाबा ना, पूरा यूटिलाइज नहीं होगा। उस चार्ज का 90% लेंगे और फिर न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ठीक है, करंट एफिशिएंसी 80% दी है, यानी जो चार्ज आप थियोरेटिकली देख रहे हो उसका 80% ही यूटिलाइज होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, यानी जितना चार्ज आपने फाइंड किया है उसका 80% लेंगे, इंटू 80/100 ऐसा करेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात का? रख लेंगे। थैंक यू सो मच, रख लेंगे, अच्छी बात है। यार रात के बजे हैं 2:36 हो चुके हैं। अगर मैंने इस सेशन को आगे कंटिन्यू किया तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी? सुबह जल्दी से उठ नहीं पाऊंगा और मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं, आप भी जानते हैं। तो सुबह 8 बजे मुझे उठना है और मुझे हर हालत में उठना ही है, क्योंकि क्लास तो छोड़ सकते नहीं, ऑप्शन हमारे पास है नहीं कुछ। तो क्या करना होगा, इस सेशन को यहीं पर ही एंड करना होगा, क्योंकि कल भी मिलना है। तो चलिए यार इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो आज के सेशन को कंडक्ट किया जाए या फिर यार आज के सेशन को कंडक्ट ना किया जाए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि कहीं जाना था और वहाँ देखिए बारिश में फंस गया। मैंने टेलीग्राम पर आपको बताया भी था, कुछ इमरजेंसी हो गई थी। ठीक है, बता नहीं सकता अभी मैं आपको कि क्या इमरजेंसी होगी, एलेबोरेट नहीं कर सकता हूँ, इतना तो बता सकता हूँ किसी काम से मैं गया था, तो बारिश में फंस गया। तो अभी रात को ही आया था, उसके बाद मैंने अभी अभी देखिए लेक्चर शूट किया है, कंप्लीट किया है, तो ये आपको भी मिल भी जाएगा। तो इससे आगे अगर हम चलते हैं, ये सारी टर्म्स अगर हम डिस्कस करते हैं, तो मुझे लगता है सुबह के बज जाएंगे 4 और फिर कल सारा दिन डिस्टर्ब हो जाएगा अपना। मुझे लगता है समझदारी इसी में है, आज के सेशन को यहीं पर ही एंड किया जाए और फिर से मिलेंगे, कल मिलेंगे, ठीक है ना, मतलब आज ही मिलेंगे, है ना, 12 के बाद का वक्त है ये, तो फिर से मिलेंगे, आज मिलेंगे, ठीक है जी। तब तक आप इस सेशन को फिनिश कर लेंगे। मुझे लगता है ये सेशन मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किया और आज हमारी एक बार फिर से मुलाकात होगी, दिन में मुलाकात होगी। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, टाइमिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप को नहीं जानते हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो यार जल्दी से ज्वाइन कर लें। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, रसायन लीला, रसायन लीला, प्रभु की लीला, ठीक है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफिशियल लगाना ना भूलें, ठीक है, नहीं तो कहीं और ही लैंड कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और अगली क्लास की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए आज के सेशन को मैंने लेट नाइट शिफ्ट किया, कंडक्ट किया, उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए अब मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक स्माइल बनी रहनी चाहिए, है ना, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यार खूब सारी मेहनत करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जबरदस्त मेहनत करें, यार आगे बढ़ते रहें। मेरा साथ, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।